हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कि एसएससी ने अपना रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर शेयर कर दिया है और अब हमारे पास जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ज़्यादा समय बचा नहीं है। सीएचएसएल की एग्ज़ाम जुलाई के पहले सप्ताह में होनी है, जेईई की एग्ज़ाम जून के पहले सप्ताह में होनी है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक वीडियो सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम सतत रोज आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो लेके आते हैं। इन वीडियो में हम रीजनिंग के लगभग सभी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके सभी टॉपिक्स का और अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। इसके अलावा हमारे चैनल पे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है, जिसमें हमने रीजनिंग के लगभग सभी टॉपिक्स जैसे कि ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, इन सभी टॉपिक्स पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बेसिक नॉलेज के साथ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आप बिल्कुल अभी शुरुआत भी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। परीक्षा में आपकी स्पीड बने इसीलिए हमने ये वीडियो सीरीज लाए हैं, जिसमें रियल टाइम एग्जाम जैसा एटमॉस्फेयर आपको मिले। तो आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन करना है। अब हमको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, जिसमें से 3 एक समान है, 1 बाकियों से भिन्न है। जो भिन्न है उसे ही हमें हमारे उत्तर के रूप में चुनना है। अब जब भी ऐसा प्रश्न आता है नंबर सीरीज का, तो नंबर का हम क्या करते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखना होती है। संख्याओं के बीच का अंतर देखना होता है। अगर संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। और इसी के अलावा इसके साथ ही अगर संख्याओं के बीच में अंतर छोटा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिल सकता है। जो चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे गुणा भाग जोड़ घटाव के अलावा स्क्वायर याद रखने होते हैं। कम से कम हमको 1 से 40 तक के स्क्वायर ठीक से याद हों, और क्यूब कम से कम हमको 1 से 20 तक की संख्याओं के 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के क्यूब ठीक से याद हों। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या दिया है 132 और उसके सामने दिया हुआ है 11। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 11, यहाँ दिया हुआ है 132। 11 के सामने 132 काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर हम 11 का वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलता है, 121 मिलता है। तो 121 इस 132 के काफ़ी समीप है, ये काफ़ी नज़दीक है। तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हम 121 में फिर से 11 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको फिर से 132 मिलेगा। मतलब अगर संख्याएं इस तरीके से ए अनुपात बी में, तो बी का हमने वर्ग किया और उसमें फिर से बी जोड़ दिया तो हमको ए मिला। इस तरीके से हम ये लॉजिक लगा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है कि 13 और 182 में 13 का वर्ग होता है 169, और उसमें फिर से अगर हमने 182 फिर से हमने 13 जोड़ दिया तो हमको 182 मिलता है। ये वाला लॉजिक यहाँ भी लगा हुआ है। तीसरे वाले ऑप्शन में आते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 309 और 17। 17 का वर्ग कर देंगे तो हमको मिलता है 289, और 289 में अगर हम फिर से 17 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 17 हम फिर से जोड़ दें तो हमको मिलेगा 306। लेकिन इसके सामने कौन सी संख्या दी हुई है, 309 दी हुई है। तो सी बाकियों से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चौथे को भी हल करके देख लेते हैं। 12 का वर्ग होता है हमारे पास 144, और 144 में फिर से 12 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 156 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, ब्लड रिलेशन का ये प्रश्न है। हमको जब भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न आते हैं तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि हमें हमारी रियल फैमिली पे ये अप्लाई करके देखना चाहिए ताकि हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ और फैमिली ट्री ड्रॉ कर पाएँ। जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, वैसे तो लगभग हमारे वीडियो में हम इन सिंबल्स को डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से मैं जल्दी से यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर ब्रदर और सिस्टर हैं तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वन साइडेड एरोज़ का यूज़ करते हैं। अगर मदर या फादर है तो हम वर्टिकल वन साइडेड एरोज़ का इस प्रकार से यूज़ करते हैं। अगर हस्बैंड या वाइफ है तो हम हॉरिजॉन्टल टू साइडेड एरोज़ का यूज़ करते हैं इस तरीके से। मेल के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं और फीमेल के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता इकलौता भाई है। अमरूद जो है अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, मान लेते हैं ये अंगूर है। अब अंगूर का जेंडर अभी हमको नहीं पता। अंगूर के पिता, पिता कौन हो गए, ये हो गए उसके पिता। ये उसके पिता, पिता का नाम नहीं दिया, ये उसके पिता है।
पिता है इसलिए प्लस का साइन, और इनका इकलौता भाई कौन है? अमरूद है, तो ये भाई हो गया और ये कौन हो गया? अमरूद। मतलब ये इस अंगूर के पिता और अमरूद दोनों भाई हो गए। अब आगे चलते हैं। आम सेब की माँ है। आम जो है यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया आम। ये किसकी माँ है? ये सेब की माँ है। आम माँ है इसलिए माइनस का साइन, और ये किसकी माँ है? सेब की माँ है। और आगे चलते हैं। सेब कीवी का भाई है। सेब कीवी का भाई है। सेब भाई है इसलिए प्लस का साइन, और ये किसका भाई है? ये कीवी का भाई है। ये कीवी का भाई है। सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी भी है। अच्छा, अंगूर की दादी, अंगूर की दादी कौन बन जाएगी? इसके पिता की माता, तो ये हो गई अंगूर की पिता की माता, तो ये दादी। अब क्या कहा है? सेब के नाना की पत्नी, सेब का नाना कौन हो जाएगा? उसकी माँ का पिता, तो उसकी माँ यहाँ पे बना लेते हैं हम। सेब ये है, ये हो गया सेब, उसका भाई या बहन है कीवी, की माँ है आम, और सेब के नाना कौन हो जाएंगे? माँ के पिता, तो ये माँ के पिता यहाँ पे हो गए, ये पिता, ये नाना हो गए। क्या कहा गया है? सेब के नाना की पत्नी, नाना की पत्नी कौन है? अंगूर की दादी, तो नाना की पत्नी ये हो जाएगी, अंगूर की दादी भी है। मतलब ये क्या हुआ? ये सेब और कीवी जो है, ये दोनों जो दंपत्ति हैं, ये दोनों कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, इन दोनों की बेटी जो है, डॉटर, डॉटर के संतान कौन है? सेब और कीवी है, और जो बेटा है एक, उसका एक संतान कौन है? अंगूर है। अब क्या कहा है? आम का अमरूद से क्या संबंध है? आम ये है और अमरूद ये है, तो ये उनकी डॉटर हो गई और ये दोनों भाई हो गए, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो आम अमरूद की बहन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फैमिली ट्री बनाने से हम काफी आसानी से इस प्रश्न को हल कर पाए। आगे चलते हैं। नीचे 4 पुरस्कार का उल्लेख किया गया है, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। कौन कौन से पुरस्कार दिए हुए हैं हमको यहाँ पे? ये देखिए, ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र और पद्मश्री। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये सिविल ऑनर्स है, ये नागरिकों को दिए जाने वाला सम्मान है, जबकि परमवीर चक्र जो है सैन्य सम्मान है। ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान होते हैं या आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। जो सेना के जवान या सेना के अधिकारी होते हैं उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। ये आम नागरिकों को, सिविलियंस को नहीं दिया जाता, जबकि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सिविलियंस को भी दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बाकियों से भिन्न हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या कहा गया है? उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वोत्तम ढंग से, इसके संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। सेब, आम और फल, इसको हम वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे ये हमको देखना है। जब भी ऐसा आता है तो हम दो दो के पेयर में इनके वेन डायग्राम बनाते हैं। सेब और आम का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है क्या दोस्तों? नहीं हो सकता है। मान लेते हैं ये जो सर्कल है ये सेब का है, तो आम का सर्कल क्या हो जाएगा? ये आम का सर्कल हो जाएगा, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अब सेब और फल को देखिए, सेब और फल, फल काफी प्रकार के होते हैं, तो सेब एक प्रकार का फल है। इसी प्रकार आम और फल को देखिए, काफी प्रकार के और भी फल होते हैं। आम जो है एक फल का प्रकार है, तो ये बड़ा वाला सर्कल किसका बन जाएगा? ये फल का बन जाएगा। और भी फल के प्रकार हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे उस विकल्प, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जिसमें दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एक बड़ा सा शब्द दिया हुआ है, इसके लेटर्स का उपयोग करके हम नीचे कौन से वाले ऑप्शन में से कौन सा शब्द नहीं बना सकते, ये हमको देखना है। तो इसको करने का शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसके वर्ड्स को हम यहाँ पे वेरीफाई करते जाते हैं। जैसे डी है, DAT है, डी बी है, यहाँ पे ए बी है, टी और ई, टी भी मिल गया, ए भी मिल गया, ई भी मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, ये रूल आउट हुआ। एच यू, यहाँ पे दिया है एच, यहाँ पे दिया हुआ है यू। आर टी को देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आर, यहाँ दिया हुआ है टी, ये भी मिल गया है, तो ये भी नहीं होगा। टी ओ, देखते हैं, टी मिल गया लेकिन ओ नहीं मिल रहा है,
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिसको जिस इस शब्द को इस बड़े वाले शब्द के लेटर्स से नहीं बनाया जा सकता। इस तरीके से हम जल्दी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, यदि ए घटाव को दर्शाता है, बी गुणन को दर्शाता है, सी भाग को दर्शाता है और डी जोड़ को दर्शाता है, तो इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो अब क्या दिया गया है, ए मतलब क्या हो गया, घटाव, ए मतलब माइनस का साइन, बी का है गुणन, तो बी मतलब गुणा, सी किसको दर्शाता है, सी भाग को दर्शाता है, और डी किसको दर्शाता है, डी जोड़ को दर्शाता है। तो अब इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। क्या समीकरण दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है 3, बी की जगह क्या आ जाएगा, गुणा, 4 डी, डी की जगह क्या आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा, 3b4d 5, 5 ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा -6, और उसके बाद सी की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा दोस्तों, और ये 1। अब इसको बॉडमेस नियम से हल करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम हल करेंगे। तो ब्रैकेट में फिर से एक बार फिर से अंदर क्या करेंगे, बॉडमेस नियम के अनुसार सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या हो गया, 12 धन 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1, और क्या हो जाएगा, 12 और 5 17, 17 में से 6 घटा दिया तो हमको क्या मिलता है, 11, 11 बचता है, और डिवाइड बाय उसको 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11 ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ऐसा जब भी प्रश्न आता है तो हमको पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको सिंपल बिना किसी शॉर्ट ट्रिक की हल कर लें। अब इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी, चूंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अलग अलग कलर की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं यहाँ पे, इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इस कोने से शुरू करते हैं, इस कॉर्नर से शुरू करते हैं, और सबसे पहले वाली रेखा कौन सी मिली, ये वाली मिली। उससे एक त्रिभुज कौन सा मिला हमको, ये वाला मिला, एक त्रिभुज ये हो गया। फिर ये रेखा का अंत कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तो फिर कौन सा त्रिभुज मिला हमको, ये दूसरा त्रिभुज मिला। ये दो बड़े बड़े त्रिभुज अभी पहले देख रहे हैं। फिर ये रेखा का अंत कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, और एक त्रिभुज हमको कितना कौन सा मिला, ये यहाँ पे मिला। तो कुल त्रिभुज अभी तक हमने बड़े वाले कितने ज्ञात कर लिए, बड़े वाले ज्ञात कर लिए हमने, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। 3 त्रिभुज हमको ये बड़े वाले मिल गए। अब इसके अंदर ही छोटे वाले त्रिभुज भी देख लेते हैं, एक ये एक ये। छोटे वाले त्रिभुज देखिए, इस रेखा में हमको कोई छोटा त्रिभुज मिल रहा था क्या, इस रेखा में हमको एक ये छोटा त्रिभुज यहाँ पे भी मिल रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज। तो एक हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। अब छोटे वाले त्रिभुज देखते हैं, तो एक छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, ये वाला भी मिल रहा है, ये वाला मिला हमको। तो एक त्रिभुज ये हो गया। फिर इस रेखा का अंत यहाँ पे हुआ था, और छोटा वाला त्रिभुज एक कौन सा मिला, एक ये वाला भी मिल गया हमको। तो कुल मिला के अभी तक हमने कितने त्रिभुज ढूंढ लिए, दो, दो चार और दो 6 त्रिभुज तो हमको मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे कलर बदल देते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। अब पहली वाली रेखा देखी थी, अब दूसरी वाली रेखा पे आते हैं। दूसरी वाली रेखा पे देखिए, ये वाली जो बड़े बड़े त्रिभुज पहले ज्ञात करते हैं, ये वाले एक त्रिभुज हो गया। फिर दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा मिल गया, ये वाला मिल गया। ये दो बड़े बड़े त्रिभुज मिल गए हमको, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब छोटे वाले त्रिभुज देखते हैं, एक ये छोटा त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया। फिर एक और छोटा त्रिभुज देखें तो ये वाला हो जाता है दोस्तों। तो कितने हो गए ये त्रिभुज, अब यहाँ पे देखिए 6 ये थे और 4 ये मिल गए हमको। तो 6 और 4 को जोड़ दें तो हमको 10 मिलता है। और कोई त्रिभुज यहाँ पे बाकी बच रहा है क्या, ये तो चतुर्भुज हो गया। नहीं दोस्तों, और कोई त्रिभुज भी यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। अब हमसे क्या कहा गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पहले और दूसरे में जो रिलेशन है उसी के आधार पे तीसरे से चौथा शब्द ज्ञात करना है। पहला शब्द क्या है, शर्ट, शर्ट परिधान, मतलब शर्ट एक तरह का परिधान है, हम पहनने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो
परिधान और भी प्रकार के हो सकते हैं, हमारे जो पहनने के कपड़े हैं वो और भी हो सकते हैं, शर्ट हो सकता है, पैंट हो सकता है, साड़ी हो सकती है और अन्य प्रकार के परिधान भी हो सकते हैं। हार क्या होता है? एक आभूषण का प्रकार है। आभूषण भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, तो आभूषण का एक प्रकार हार है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, अब फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, लेकिन इस बार अल्फाबेट के ग्रुप दिए हुए हैं। अब अल्फाबेट जब भी आते हैं तो हमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। अधिकांश प्रश्नों में हमें हमारा उत्तर प्लेस वैल्यू से मिल जाता है। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको देखते हैं। हमने प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को कई बार हमारे वीडियोस में बेसिक में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है CAG। एक बार फिर से प्लेस वैल्यू में जल्दी से आपको समझा देता हूँ। हम जानते हैं ABCD से लेके XYZ तक 26 लेटर होते हैं। फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ए को पहले स्थान पे मानते हैं, बी को दूसरे स्थान पे मानते हैं, तो ए की प्लेस वैल्यू हो जाती है 1, बी की हो जाती है 2, सी की हो जाती है 3, डी की हो जाती है 4, और यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स होता है 24 पे, वाई होता है 25 पे, जेड होता है 26 पे। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू की जरूरत कब पड़ती है? हम जब इस जेड के बाद फिर से ABC लिखना चालू कर देते हैं, तो ए हो जाता है हमारा 27 पे, बी हो जाता है हमारा 28 पे, सी हो जाता है 29 पे और डी हो जाता है 30 पे। यही क्रम आगे चलता रहता है। अपोजिट पेयर की कॉन्सेप्ट की जरूरत कब पड़ती है? अपोजिट पेयर की जब दो लेटर दिए हुए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का जो योग है अगर वो 27 हो। जैसे देखिए ए और जेड, ए होता है हमारा 1 पे, जेड होता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे हमको 27 मिलता है। देखिए हमको मिलता है डी और डब्ल्यू, डी होता है हमारा 4 पे, डब्ल्यू होता है हमारा 23 पे, दोनों को जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा? 27। तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर होते हैं। अच्छा, अब देखिए हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? CAG। CAG इसको कैसे कोडित किया गया है? इसके सामने क्या है? GE के। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सी हो गया 3 पे, ए हो गया हमारा 1 पे और जी हो गया 7 पे। इसी प्रकार जी हो गया 7 पे, ई हो गया 5 पे और के हो गया 11 पे। 3 से लेके 7 पे आए मतलब +4 हुआ, 1 से लेके 5 पे आए मतलब +4 हुआ, 7 से लेके 11 पे आए मतलब +4 हुआ। +4 हो रहा है तो अब यहाँ पे देखिए H हो जाता है 8 पे, ई हो जाता है हमारा 5 पे, एल हो जाता है 12 पे। सब में +4 करेंगे तो 12 में अगर 8 में अगर 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 12, 12 मतलब एल। हमारा उत्तर एल से शुरू होगा। इसमें 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 9, 9 मतलब क्या होता है? आई। और इसमें 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 16, 16 मतलब पी। LIP ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। नंबर सीरीज का प्रश्न है। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। संख्याओं के बीच में अंतर अगर काफी ज्यादा बड़े अंतर से बढ़ रहा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा, और बड़ा अंतर हो तो गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। 3 के बाद दिया हुआ है 30। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 है, फिर है हमारे पास 30, फिर है हमारे पास 300, फिर है हमारे पास 3000। तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। 3 में अगर 10 का गुणा कर दें 30 मिलता है, 30 में अगर 10 का गुणा कर दें तो हमको 300 मिलता है, 300 में अगर हमने 10 का गुणा किया तो 3000 मिला, और 3000 में अगर हम 10 का गुणा कर देंगे तो हमको 30,000 मिलेगा। 3 के पीछे 4 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पे भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आप चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।